अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सर अब्दुल समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेज। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग थ्योरम नंबर 2 को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जो कि ग्रेड 9 और 10 की बुक के अंदर मौजूद है। और इसको आज हम डिटेल्ड डिस्कस करेंगे ताकि एक जो मिसकॉन्सेप्शन है कि थ्योरम को याद किया जाता है वो भी हमारा क्लियर हो सके कि थ्योरम इज़ समथिंग दैट यू कैन ईजिली सॉल्व। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, देखो आपको बेटा जैसे अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, स्टेटमेंट इसकी यूँ है कि इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज एक्सटेंडेड, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज ग्रेटर इन मेजर दैन द नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। तो ये इसकी डायग्राम है। एक ट्राइंगल हमें दिया जा रहा है जिसका नाम ABC है, ठीक है। और इसकी आपसे कह रहा है कि इस ट्राइंगल के अगर एक साइड को एक्सटेंड कर दिया जाए, ठीक है। मैंने क्या किया, BC की एक साइड को एक्सटेंड कर दिया है E तक, और यहाँ पे ये वाली जो लाइन सेगमेंट आप कह लो बन चुकी है CE, ठीक है। तो जब ये एक साइड एक्सटेंड होगी तो वहाँ पे कोई एक एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। एक्सटीरियर मीन्स होता है बाहर बनने वाला एंगल, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो ये एंगल जो यहाँ पे वर्टेक्स C पे बन रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ AC एंड E, राइट। करना आपने क्या है, ये आपसे कह रहा है कि द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज ग्रेटर इन मेजर। जो बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, वो बड़ा होगा। किन से बड़ा होगा? द नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। देखें इसको, नॉन एडजेसेंट एंगल्स क्या है। एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। एडजेसेंट एंगल मिला हुआ एंगल भी कहा जा सकता है, और वो एंगल भी कहा जाता है जिसके अंदर एक कॉमन आर्म आती हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ACE एक एंगल है और एक ACB एंगल है जो यहाँ बन रहा है, तो ये इसकी कॉमन आर्म है, ठीक है। तो ये दोनों तो एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। यहाँ पे इसने एडजेसेंट की बात नहीं की, यहाँ पे इसने कहा है नॉन एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो नॉन एडजेसेंट एंगल्स के हिसाब से यहाँ पे एक एंगल A आ रहा है और एक एंगल B आ रहा है, ये इंडिविजुअली इन दोनों से बड़ा होगा। अच्छा, गिवन में देखें हमें ये बता रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC है जिसका नाम, विद एन एक्सटीरियर एंगल AC, राइट। ये तो उसने सवाल में हमें दिया हुआ था। प्रूफ हमें क्या करना है कि मेजरमेंट एंगल ACE जो मैं भी आपको बताया कि भाई एक्सटीरियर एंगल है, इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल A जो नॉन एडजेसेंट एंगल है, एंड मेजरमेंट एंगल AC इज ऑल्सो ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल B, क्योंकि एंगल B जो है ये भी एक नॉन एडजेसेंट एंगल है, राइट। ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों से बड़ा है बाहर वाला एंगल। अच्छा देखो, इसके लिए हमें ना थोड़ी सी कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी पड़ेगी बेटा। उसके लिए हमने किया ये है कि जो AC हमारे पास लाइन आ रही है, इसको, इसके जो मिड पॉइंट है इसको हम सपोज करें दैट इज O। मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, अगर A से लेकर C तक की लाइन 10 सेंटीमीटर है तो हम 5 सेंटीमीटर के फासले पर एक पॉइंट लेंगे, इसका नाम होगा O, राइट। अच्छा जरा पढ़े यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में इसने हमसे क्या कहा है, लेट O बी द मिड पॉइंट ऑफ AC, ज्वाइन B टू O सच दैट BO इज कॉन्ग्रेंट टू OD, नाउ ज्वाइन D टू C। अच्छा अब इसको समझते हैं, ये आपसे कह रहे हैं कि अगर आप B को O से ज्वाइन कर दो, राइट, तो एक लाइन सेगमेंट और आपको बनी हुई नजर आ जाएगी। अच्छा डॉटेड लाइन में देखो, इसको ड्रॉ करने का पर्पज ये होता है कि एक चीज आपको क्लियर रहे कि जो एक प्लेन लाइन आ रही है इसमें डॉट नहीं है, मतलब एक सीधी लाइन है, तो वो शो करती है कि ये चीज सवाल के अंदर गिवन है। और अगर डॉटेड लाइन हम शो करेंगे तो वो शो करता है कि ये चीज कंस्ट्रक्शन हमने की थी, सवाल का हिस्सा नहीं था, तो दोनों चीजें डिफ्रेंशिएट हो जाती है, राइट। अच्छा उसके बाद हमने ये करना है, जितनी लेंथ O से लेकर B तक की थी उतनी ही फासले पर हमने एक और लाइन ड्रॉ करके एक पॉइंट लेना, इसका नाम होगा D, कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा इन द लास्ट आपसे इसने कहा है कि आप ज्वाइन कर दो D और C को। D और C ये है, ठीक है, इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करोगे तो कुछ इस तरीके की लाइन बन जाएगी। अच्छा ये कंस्ट्रक्शन हमने क्यों की है, हमें जो चीज़ असल प्रूफ करनी है उसको प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ जो है वो फंडामेंटल एग्रीमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा और कुछ पॉस्टुलेट्स यूज़ करने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बेटा इस डायग्राम को गौर से देखें तो हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। वन ट्राइंगल इज AOB एंड सेकंड ट्राइंगल इज COD, राइट। अच्छा अब ट्राइंगल का आपको पता है हर ट्राइंगल के अंदर जो है वो 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। अब एक पॉस्टुलेट, एक कॉरोलरी ये कहती है कि अगर 3 चीज़ें ट्राइंगल की 6 में से कोई 3 चीज़ें अगर आप बराबर प्रूफ कर देते हो, इंक्लूडिंग 1 साइड 2 एंगल्स और 2 साइड 1 एंगल्स, तो बाकी जो 3 चीज़ें आप नहीं ले रहे वो अल्टीमेटली खुद ब खुद बराबर आती हैं, राइट। तो मुझे करना क्या होगा, इन दोनों ट्राइंगल का जो मैंने अभी बताया AOB और COD, इनके अंदर मैं कुछ कॉरेस्पॉन्डेंसेस तलाश करूंगा। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है मुमासला तलाश करना या कि सिमिलैरिटीज तलाश करना, राइट। तो आइए इसके प्रूफ में देखते हैं क्या चीज़ है। अच्छा जी देखो, पूरा चार्ट बेटा आपको अपने नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। मैं जरा इसको आपको एक एक करके डिटेल में समझाता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक ट्राइंगल AOB है और एक ट्राइंगल COD है, ठीक।
अब ये जो साइन आपको बीच में नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड द साइन ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि हम दोनों ट्राइंगल्स के अंदर सिमिलरिटीज निकालेंगे। देखिए पहली सिमिलरिटी जो मुझे नजर आ रही है दैट इज ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू ओ सी, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा ये मैंने कहा है कि ओ ए जो ओ सी के बराबर है, आइए मैं दोबारा आपको डायग्राम दिखाता हूँ इसकी। देखिए ओ से लेकर ए तक का फासला ये है और ओ से लेकर सी तक का फासला यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक के फासले के बराबर है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। क्यों? बिकॉज मैंने यहाँ पे ए सी का मिड पॉइंट लिया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए चीज मेंशन भी, लेट ओ बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा कि अगर 10 सेंटीमीटर की लाइन है तो 5 ऊपर होगी 5 नीचे होगी, दैट मीन्स ये बराबर है, राइट। ओके अब देखें ये दोनों बराबर हैं, तो क्यों बराबर है इसका हमें रीजन लिखना होगा। आपको पता है कि जब आप थ्योरम सॉल्व करते हो तो स्टेटमेंट के साथ उसका आपको रीजन भी देना होता है। इसका रीजन मैंने यहाँ पे लिखा है कि दैट इज द कंस्ट्रक्शन। अच्छा कंस्ट्रक्शन क्योंकि देखें सवाल के अंदर ये चीज ओ पॉइंट सवाल में कहीं भी मौजूद नहीं था, ये पॉइंट मैंने खुद से अपनी तरफ से लिया है ताकि मैं एक चीज प्रूव कर सकूं, ठीक है। फर्स्ट सिमिलरिटी मुझे मिल गई। सेकंड सिमिलरिटी, मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू मेजरमेंट एंगल सी ओ डी। दोबारा डायग्राम में चलते हैं। देखिए मेजरमेंट एंगल ए ओ बी का मतलब है ये वाला जो एंगल यहाँ बन रहा है, इस जगह जो एंगल बन रहा है दैट इज ए ओ एंड बी, और सी ओ डी का मतलब है यहाँ जो एंगल बन रहा है सी ओ एंड डी, ओ वर्टेक्स पे जो यहाँ ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। अच्छा क्यों बराबर है? अगर आप लोग थ्योरम नंबर 1 को याद करो, थ्योरम नंबर 1 में क्या था कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके जो अपोजिट एंगल्स बनेंगे दोज आर कॉन्ग्रेंट। तो ये बिल्कुल वही कंडीशन बन रही है क्योंकि ये दोनों वर्टिकल एंगल्स है, लिहाजा ये दोनों जो इनके जो डिग्रीज होंगी आपस में बराबर होंगी। देखिए इसका रीजन यहाँ पे क्या लिखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दो सिमिलरिटीज मिल गई। तीसरी, ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ओ डी, ये मेरी एक थर्ड ऑब्जर्वेशन है कि ओ बी की जो लेंथ है वो ओ डी के बराबर है। दोबारा डायग्राम देखते हैं। देखिए ओ से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस था मैंने आपको बताया था कि उतने डिस्टेंस पर आपने एक पॉइंट लेना है डी, उसको आप ज्वाइन कर दोगे तो जो डिस्टेंस ओ से बी का है वही ओ से डी का है, दैट मीन्स दोनों लाइंस भी बराबर होंगी, ठीक है। इसका रीजन भी बेटा देखो हम क्या लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन, बिकॉज ये जो डॉटेड लाइन थी मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन का हिस्सा सवाल का हिस्सा नहीं था। अब देखो एक सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल्स मुझे साइड की मिली, दूसरी सिमिलैरिटी मुझे दोनों ट्राइंगल्स में से एंगल की मिली, और तीसरी सिमिलैरिटी भी मुझे जो दोनों ट्राइंगल्स में से साइड की मिली है। तो अगर ये तीन सिमिलैरिटीज हमें मिल जाती हैं तो वो दोनों ट्राइंगल जो है वो बराबर हो जाएंगे बाकी तीन चीज़ों को चेक किए बगैर, ठीक है। इसे कहा जाता है साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट, SAS पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट एक फंडामेंटल एग्रीमेंट है, जब चैप्टर नंबर 11 को चलो डिस्कस करेंगे मैं आपको बता दूंगा पॉस्टुलेट क्या चीज़ होती है। फिलहाल अभी समझिए कि साइड एंगल साइड जो है ये कंडीशन है कि अगर किसी ट्राइंगल दो ट्राइंगल्स की दो साइड्स और एक एंगल बराबर हो तो बाकी जो दो एंगल्स बच जाते हैं और एक साइड बच जाती है वो ऑटोमेटिकली बराबर होगी, राइट। अच्छा अब वो जो दो एंगल्स और एक साइड है अगर उसमें से मैं देखूं तो उसमें एक एंगल मेजरमेंट एंगल ए होगा और वो बराबर होगा मेजरमेंट एंगल OCD के। आइए दोबारा डायग्राम देखते हैं। देखिए ये वाला जो एंगल है, ठीक है, मैंने इसकी कंपैरिजन अभी तक नहीं की थी, इस ट्राइंगल से मैंने इस वाले एंगल की कंपैरिजन नहीं की थी। तो ये वाला जो एंगल होगा अल्टीमेटली ये इसके बराबर होगा, राइट। और ये वाला जो एंगल यहाँ पे बी पे बन रहा है ये वाला एंगल इस डी के एंगल के बराबर होगा, राइट। अच्छा मैंने क्या किया यहाँ पे कि एंगल ए को इस एंगल के बराबर लिया बिकॉज ये प्रॉपर्टी कहलाती है बाय द कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल, बिकॉज दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं लिहाजा ये वाला एंगल्स भी बराबर होगी, राइट। अच्छा फोर्थ स्टेटमेंट मेरी बेटा ऑब्जर्वेशन ये है कि एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल DCE के। अच्छा एंगल बी कहाँ बन रहा है आइए देखते हैं। देखिए वर्टेक्स बी है, ये कंप्लीट एंगल की बात हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड द एंगल बी। और एंगल DCE कौन सा है, ये वाला एंगल जो एक्सटीरियर एंगल का भी हाफ एंगल यहाँ पे बन रहा है, हाफ कैसे हो, यहाँ जो एंगल बन दैट इज एंगल DCE। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर है। क्यों? अगर आप लोग इसको गौर से देखो तो ये एक AB एक लाइन है, CD भी एक लाइन है और ये लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ हो रही हैं, और ये जो BC की एक लाइन ड्रॉ हो रही है दिस इज द ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइंस को जो लाइन इंटरसेक्ट करती हुई जाती है दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसवर्सल के एक इंटीरियर दो पैरेलल लाइंस के एक इंटीरियर में एंगल बन रहा है दैट इज एंगल बी, और एक एक्सटीरियर बाहर एंगल बन रहा है दैट इज एंगल DC एंड E। और आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है आपस में बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी जो है वो एंगल DCE के बराबर है, राइट। ये देखें इसका रीजन भी देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिकॉज दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ
अब हम ये कर सकते हैं इसमें कि अगर हम इक्वेशन ये कह लें आप स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 को अगर हम ऐड कर दें, स्टेटमेंट 3 में a इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ओ सी डी है और 4 में b इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल डी सी ई है। आपको पता है जब आप ऐड करते हैं दो इक्वेशंस को तो फिर जो लेफ्ट साइड होती है वो लेफ्ट में ऐड होती है, राइट वाली राइट में ऐड होती है। तो मेजरमेंट एंगल a और मेजरमेंट एंगल b प्लस हो जाएंगे और मेजरमेंट एंगल ओ सी डी में मेजरमेंट एंगल डी सी ई प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि बाय एडिंग 3 एंड 4 हमने 3 और 4 को ऐड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे तरह एक छोटी सी चीज बेटा हमें देखनी होगी, वो क्या है, देखिए यहाँ पे तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी था, राइट। लेकिन राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो था ओ सी डी, मेजरमेंट एंगल ओ सी डी प्लस मेजरमेंट एंगल डी सी। ये देखें। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड करने से फाइनली हमें क्या मिलेगा, इसको जरा डायग्राम से समझना है। देखिए, ये ओ सी डी एंगल हमारे पास आ रहा था इस जगह, दिस इज ओ सी डी, और एंगल डी सी ई था इस जगह पे, यानी यहाँ पे। यानी मैंने इस वाले एंगल में ये वाला एंगल ऐड किया। तो अगर मैं इस एंगल में ये एंगल ऐड करता हूँ तो अल्टीमेटली ये मेरे पास एक बड़ा एंगल बन जाएगा विच इज द एक्चुअल एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल इसी तरीके से बन रहा था ना। और इस ट्राइंगल के एंगल का एक्सटीरियर एंगल का जो नाम था वो था ए सी ई। यानी अगर मैं ओ सी डी में यानी इस एंगल में ये ऐड करता हूँ डी सी ई तो मुझे जो बड़ा एंगल मिलेगा दैट इज ए सी ई। ठीक है, देखिए ये चीज मैंने यहाँ पे की और मैं इसका रीजन क्या लिखा है, बिकॉज ओ सी डी मेजरमेंट एंगल ओ सी डी प्लस मेजरमेंट एंगल डी सी इज इक्वल टू और कॉन्ग्रेंट टू ए सी। तो मैंने उन दोनों को वहां से हटाया और यहाँ पे ए सी ई ले लिया। अच्छा, अब देखें आप इक्वालिटी की साइन या कॉन्ग्रेंट की साइन जब आती है तो उसमें अगर आप आगे पीछे भी कर दें वैल्यूज तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 + 2 = 3 लिखें या 3 = 1 + 2 लिखें, बात एक ही होगी। तो मैंने ये वाली साइड राइट पे कर दी और ये वाली साइड मैं लेफ्ट पे ले आया, उसकी वजह भी आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब देखें ए सी ई ऑल टुगेदर ए और बी को ऐड करने से बन रहा है। अब कॉमन सेंस है कि अगर मैं इन दोनों में से कोई एक एंगल भी हटा देता हूँ, लेट से मैं ऐसे बी एंगल हटा देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो एंगल ए होगा ये इससे छोटा हो जाएगा। ऐसे ही है, या यूँ कह सकते हैं कि ए सी जो है वो ए से बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से एंगल ए बी हटा देते हैं तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी कि मेजरमेंट एंगल ए सी ई जो है वो ग्रेटर है मेजरमेंट एंगल ए से। और उसका रीज़न हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज मेजरमेंट एंगल ए एंड मेजरमेंट एंगल बी आर टुगेदर इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए सी ई। ठीक है, क्योंकि आप दोनों को ऐड करके ए सी ला रहे हो, ऑटोमेटिकली जब आप एक चीज़ कम करोगे तो पहली वाली चीज़ बड़ी हो जाएगी। और अगर आप देखो तो यही जो हमें प्रूफ करना था कि ए सी जो उसका एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर नॉन एडजेसेंट से बड़ा होगा। ठीक है। अच्छा, एक थ्योरम की खास चीज़ ये होती है कि अगर उसमें आपको दोबारा से वही चीज़ पूरा प्रोसेस रिपीट करना तो पूरे पॉइंट्स लिखने के बेटर ये होता है कि सेम प्रोसेस को हम इस तरह से लिख देते हैं कि सिमिलरली मेजरमेंट एंगल ए सी विल ऑल्सो बी ग्रेटर टू मेजरमेंट एंगल बी। अब यूँ समझो कि यहाँ से मैंने ए बी हटाया था तो ए छोटा हो गया था, और अगर मैं ए हटाऊंगा तो ऑटोमेटिकली बी छोटा हो जाएगा। ये वही बात इसमें आ रही है। तो इसका रीज़न हम क्या लिख सकते हैं, बाय द अबव प्रोसेस, एंड दैट्स इट। ये है हमारा थ्योरम नंबर 2। QED का जस्ट बेटा आप लोगों को पता है, QED का मतलब होता है, एक एब्रीविएशन है, क्वाड एरर डेमोन्स्ट्रेंडम विच वाज टू बी प्रूव। यानी जो चीज़ आपको टास्क दिया गया था प्रूव करने का वो आप लोगों ने प्रूव कर दिया, राइट। अच्छा जी बेटा, ये था थ्योरम नंबर 2। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और वो मिसकॉन्सेप्शन भी क्लियर हो गई होगी जो अमूमन कही जाती है कि थ्योरम्स याद करने की चीज़ है। इफ़ वी सी, अगर हम थ्योरम्स को देखें एक थोड़ा सा गौर करके हम इसको पढ़ें तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जो हम समझ ना सकें, ईजिली समझी जा सकती है। तो बेटा आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी और थ्योरम की वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात करूंगा। कैसी लगी वीडियो उस मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद कौन सी वीडियो आप लोग चाहते हैं कि हम बनाकर इसमें अपलोड करें उस मुतालिक भी हमें आगाह कीजिएगा। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अगले टाइम के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मैं दुआ भी याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।